मैं राकेश कुमार आप सभी को गुरुकुल विद टाइम पर स्वागत करता हूं। हम लोग 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव जय प्रक्रम देख रहे थे, जिसमें लगभग 1 से लेकर 37 तक 36 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग को 37 से सॉल्व करना है। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है मनुष्य में रुधिर छानता है, यानी कि मनुष्य में जो रुधिर होता है वो कहाँ पर, रुधिर मतलब ब्लड यानी कि खून, कहाँ छानने का काम करता है। तो याद रखना है, हम लोग एगो पढ़ते हैं उत्सर्जी तंत्र में, उत्सर्जी तंत्र में पढ़ते हैं न्यूरॉन के फिगर, नेफ्रॉन के फिगर। किसका पढ़ते हैं? नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन में हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऊपर कप के समान संरचना होता है इस प्रकार से, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। तो ये जो बोमेन संपुट होता है, यहाँ से रुधिर इसमें इंटर करता है और यहाँ दबाव लगने के कारण, दबाव बढ़ने के कारण ब्लड छन के कहाँ चलाता है? बोमेन संपुट में। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि रुधिर मनुष्य में रुधिर कहाँ छनता है। तो याद रखना है फेफड़ा में नहीं, क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है ये वृक्क के पार्ट होता है, तो ये फेफड़ा तो होगा नहीं। दूसरा का है कुंडलित नलिका, ये भी नहीं होगा। अगला है मूत्र वाहिनी, ये भी नहीं होगा। तो हमको ऑप्शन हो जाता है बोमेन संपुट। आपसे क्वेश्चन और पूछेगा कि बोमेन संपुट के संरचना किसके समान दिखता है। तो बोमेन संपुट के संरचना हम लोग कप के समान देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बताइए वृक्क के कोशिका को क्या बोलते हैं। तो वृक्क के कोशिका को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क के कोशिका क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। पूछेगा कि बताओ नेफ्रॉन के किस भाग में ब्लड छन के आता है। तो नेफ्रॉन के बोमेन संपुट में छन के आता है। तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? बी, बोमेन संपुट। अगला क्वेश्चन है 38। प्रत्येक इसका मतलब होता है किडनी, ठीक है। प्रत्येक गुद्रा में कितने नेफ्रॉन होते हैं? याद रखना है नेफ्रॉन लगभग कितना लाख होता है। तो एक नेफ्रॉन में, प्रत्येक नेफ्रॉन पूछा है यानी कि एक एक पूछा है, तो 10 लाख कितना होता है? 10 लाख। एक नेफ्रॉन में कितने होते? एक प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप अवशिष्ट संचित होता है, यानी कि पौधा में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ छन के स्थित होता है। हम लोग से क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी देखिए पौधा में जोन जोन चीज टूट के कुछ समय के बाद गिरता है, और गिरता काहे है? कहे कि उसमें अवशिष्ट पदार्थ संचित होता है। हम लोग देखे होंगे कि पौधा में से पत्ती टूट टूट के हमेशा गिरते रहता है। तो याद रखना पादप में जितना अवशिष्ट पदार्थ है वो सब कहाँ रहता है? पत्ती में रहता है। और कहाँ रहता है? तो छाल में भी रहता है और कोशिका के रिक्तिकाओं में रहता है। तो इसमें से तीनों के तीनों ऑप्शन सही है और हम लोग का चौथा ऑप्शन दिया जाता है इनमें से सभी। तो हम लोग का ओरिजिनल में सही ऑप्शन कौन होगा? इनमें से सभी। यानी कि पादप के जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ छनता है? कहाँ कहाँ छनता है? तो याद रखना है पत्तियों में भी आता है, जमा होता है। फिर कहाँ होता है? तो छाल में होता है। और फिर कहाँ होता है? कोशिका के रिक्तिकाओं में होते हैं। तो यानी कि तीनों के तीनों सही है। तो हमको ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से ऐसा अंग है जो उत्सर्जी अंग नहीं, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर। उत्सर्जी अंग वैसे अंग को बोलते हैं जो शरीर में अवशिष्ट पदार्थ को छान कर क्या निकालते हैं? बाहर निकालता है। तो चलिए सबसे पहला ये फेफड़ा है कि नहीं? तो फेफड़ा है उत्सर्जी अंग, क्योंकि फेफड़ा गैसों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। दूसरा है यकृत भी हो सकता है, क्या है कि यह यूरिया को बाहर निकालता है, ठीक है, यूरिया बनाता है उसमें, तो ये भी शामिल हो जाएगा। और चौथा ब्रेक, ये तो इंटरनेशनल लेवल के उत्सर्जी अंग है, ये तो फेमस है इसीलिए कि हम उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग में कई अंग आते हैं, जैसे हम लोग किसको किसको शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक त्वचा भी ऑप्शन हो सकता था। तो त्वचा भी उत्सर्जी अंग है, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, यकृत भी उत्सर्जी अंग है और वृक्क भी उत्सर्जी अंग है, लेकिन अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। तो यानी कि तीनों
है, पूछा कि कौन नहीं है, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा सी। सी क्या है, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, तो याद रखना है अग्नाशय ऑप्शन हो जाता है। देखिए अग्नाशय से रिलेटेड कुछ कुछ बात हमको याद रखना है। पूछेगा कि मिश्रित ग्लैंड कौन है। मिश्रित ग्लैंड के मतलब होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी हो और बहिःस्रावी ग्रंथि भी हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो याद रखना है अग्नाशय कौन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो याद रखना है, ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन बोला है डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। एक मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब हो गया ब्लड, डायलिसिस मतलब हो गया शुद्धिकरण। क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मान लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति के किडनी किसी कारण से खराब हो जाए, तो अब उस व्यक्ति के अंदर जो यूरिया बन रहा होगा या अमोनिया बन रहा होगा, कोई भी चीज़ अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, तो आखिर शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए। तो हम लोग एगो मशीन के आविष्कार किए हैं जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन, या कहीं कहीं इसको डायलाइजर मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन का काम होता है कि शरीर के अंदर जितना ब्लड के अंदर जितना अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है उसको इस मशीन के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, और यह प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो याद रखना है हीमोडायलिसिस, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। ग्लोमेरुल सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। कुछ कुछ है जिसको डायरेक्ट याद कीजिए। अगला है जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहाँ से होता है, यानी कि क्या कहलाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब जीवों में उपापचय की क्रिया होता है, याद रखना जब सेल के पास कुछ पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, उपापचय क्रिया होता है। तो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है, यानी कि जब शरीर में उपापचय क्रिया होगा तो उससे जितना पदार्थ बाहर निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, तो श्वसन नहीं बोलते। ठीक है, दूसरा कुछ बोलेंगे तो इसको बोलते हैं उत्सर्जन। पोषण गलत ऑप्शन, परिवहन गलत ऑप्शन। यानी कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और यही क्वेश्चन पूछा है कि अवशिष्ट पदार्थ जब बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, और जितना बालक देखता है वीडियो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें। अगर अच्छा लगता है तो उसको कमेंट कर दें। अगर आगे कोई वीडियो या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। इतना काम हर बालक करेगा। ऐसा नहीं होता है कि वीडियो देखिए और नोट कीजिए छोड़ दीजिए। हम लोग भी मेहनत करते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि नहीं बच्चा के रिस्पॉन्स कैसा है, रिस्पॉन्स के अनुसार ही मेहनत करने में मन लगता है। कुछ बालक ऐसा होता है जो चुपचाप वीडियो देखा और बस अपना काम किया छोड़ दिया। 3 काम जरूर करना है। सबसे पहला तो वीडियो देखने जैसे वीडियो के पास जाते हैं अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें। दूसरा काम कि आप अपने दोस्तों को भी भेज दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आवश्यकता के अनुसार जो जरूरत है उसको कमेंट में भी लिख दें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 44। वृक्क के भीतर नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सीरा बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं। देखिए सिंपल में क्वेश्चन पूछता है कि जहां से सीरा या धमनी प्रवेश करता है या जहां से निकलता है वो भाग को क्या बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे वृक्क के फिगर बनाएं, यहाँ से सीरा धमनी निकाल दें यहाँ से, तो ये वाला भाग जो होता है, इस वाला भाग जहाँ से सीरा धमनी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, तो उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से सीरा और धमनी घुसता है और निकलता है वो किस तरीके से दिखता है या उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। निम्न में से कौन सा प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। याद रखना है, पूछा है कि जब प्रोटीन
क्वेश्चन पूछा कि प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो इनमें से क्या क्या बनता है। आपका पहला ऑप्शन है यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है यूरिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उसके दौरान क्या बनता है, देखिए बनने के प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है, इसमें क्या क्या बनेगा, तो इसमें यूरिक अम्ल के भी निर्माण होता है, इसमें अमोनिया का भी निर्माण होता है, इसमें यूरिया का भी निर्माण होता है। तो याद रखना है इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि कहने का मतलब कि सबसे पहले देखिए हम लोग के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। और अमोनिया जाता है कहाँ, यकृत के पास। यकृत उसको या तो यूरिया में बदलेगा नहीं तो उसको यूरिक अम्ल में बदलता है। तो याद रखना ये गया अमोनिया और उसको बदल दिया यूरिक अम्ल या यूरिया में, तो हमको याद रखना है तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही, तीनों में टूटता है तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला पढ़ते हैं 66, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। देख लीजिए, याद रखना है हम लोग के शरीर में कितना, हम लोग के शरीर में यानी कि लीवर के पास क्या जाता है, अमोनिया। क्या जाता है, अमोनिया। लीवर के पास क्या जाता है, अमोनिया। लीवर मतलब यकृत। यहाँ पहुंचा क्या, बहुत प्यार से पहुंच गया अमोनिया। अब ये लीवर क्या करेगा, यकृत क्या करेगा कि इस अमोनिया को बदल देगा यूरिया में। क्या में बदलेगा, यूरिया में। तो बदल दिया किसमें, यूरिया में। अब हमको बताइए कि यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है। तो कहाँ से प्रवेश करता है, तो याद रखना है फेफड़ा से नहीं प्रवेश करता है, श्वास नलिका से नहीं प्रवेश करता है, वृक्क से नहीं प्रवेश करता है। वो प्रवेश कहाँ से करेगा, तो यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से, कितना बच्चा यूरिया नाम सुनता है और यकृत पर टूट जाता है, नहीं, या अमोनिया तक यहाँ सिस्टम रखें। हमको मेन याद रखना है यूरिया कहाँ से एंट्री मारता है, तो यूरिया मारता है यकृत से। अगला क्वेश्चन है 47, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। याद रखना है जैव प्रक्रम में हम लोग कितना चीज पढ़ते हैं, तो 4 चीज। पहला पढ़ते हैं श्वसन, दूसरा पढ़ते हैं पोषण, तीसरा पढ़ते हैं परिवहन और चौथा पढ़ते हैं उत्सर्जन। पहला हो गया श्वसन में, क्या हो गया, तो श्वसन में जो श्वसन से संबंधित हो गया टोटल, जैसे सांस लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या पूछता कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन, ईंधन वगैरह पूछता कि किसका हिस्सा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन का बोलते हैं। तो आपसे पूछता कि श्वासोच्छ्वास किसका हिस्सा है, तो श्वसन का बोलते हैं। आपसे पूछ देता कि बताइए हम लोग के अंदर ब्लड एक जगह से दूसरा जगह पर जा रहा है, या बोलता कि परिसंचरण किसका हिस्सा है, तो परिवहन का हिस्सा है। हम लोग से पूछता कि भोजन खाएं, प्रोटीन वोटीन बना, भोजन उजन किसका हिस्सा है, तो पोषण का हिस्सा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि बताइए वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो वृक्क का सिंपल काम होता है, न सांस लेना काम होता है, न उसको खाना काम होता है, न ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना काम होता है। ये ब्लड में जितना अवशिष्ट पदार्थ है उसको छान के एक जगह से उसको किडनी से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो याद रखना है अवशिष्ट पदार्थ को छानता है कौन, वृक्क। तो अब वृक्क किसका हिस्सा हो जाएगा, तो वृक्क हो जाएगा उत्सर्जन के। किसका हो जाता है, उत्सर्जन के, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 48, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो याद हो जाएगा चीड़ी का। किसका हो जाता है, चीड़ी का हो जाता है। अगला चलते हैं 49, पादप अवशिष्ट संचित होते हैं। इस सेम क्वेश्चन आ गया, माने पादप में जितने अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आखिर संचित कहाँ कहाँ होते हैं, तो पत्ती में संचित होते हैं, छाल में संचित होते हैं और रितिकाओं में संचित होते हैं। तो हम मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से। चलिए ये हम लोग का आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो याद रखना निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो बताओ पोषण नहीं होगा, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। श्वसन ये भी उत्सर्जी अंग नहीं है।
परिवहनी भी उत्सर्जी अंग नहीं है, तो उत्सर्जी अंग कौन हो जाता है? तो उत्सर्जन से। याद रखना उत्सर्जी अंग कहाँ से उत्पन्न होता है, चाहे कहाँ से बनता है, तो याद रखना उत्सर्जन से बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, अगर आपको आगे चाहिए यानी कि 50 से अब 100 तक चाहिए, 50 वीडियो और चाहिए एक क्लास में, तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि हाँ चाहिए या नहीं चाहिए। और वीडियो को जितना बालक वीडियो को देखता है उस सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं हम लोग अगला दिन, तब तक जय हिंद जय भारत।